सॉरी, लाइन मैंने ख्याल नहीं किया था, इट वाज म्यूट बाय मिस्टेक। मैं रिपीट कर देता हूँ। वी आर डूइंग मार्च 21, पेपर है 42, क्वेश्चन नंबर 8। और two long straight wires P and Q are parallel to each other as shown in the figure. There is a current in each wire in the direction shown. The pattern of the magnetic field lines is in a plane normal to wire P. उसने एक ही मैग्नेटिक फील्ड दिखाई भी है। अब वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ और देखो करंट ऊपर की तरफ है, तो जो फील्ड के एरोज बनेंगे, जो फील्ड के एरोज बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, यूं। मैंने वो एरोज लगाए, आप लोग भी वो एरोज देखिएगा। दोनों वायर्स में जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। जब दो तारों में करंट एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों तारें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। द टू वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो वायर क्यू पे जो फोर्स लगेगी वो वायर पी की तरफ होगी, ऐसे। पार्ट नंबर 3, the current in wire Q is less than the current in wire P. State and explain whether the magnitude of the force on wire P is less than, equal to or greater than the magnitude of force on wire Q. तो न्यूटन का थर्ड लॉ रेफर करो और एग्जामिनर को बताओ कि दोनों तारों पे फोर्स बराबर होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये मशहूर मिसकंसेप्शन है। अब ये जो टॉपिक है एनएमआर, अब हमारे कोर्स में नहीं है। जो एनएमआर वाला टॉपिक है ये अब कोर्स में नहीं है, ये वाला।
सब लोग होल्ड करिएगा जरा। आई एम जस्ट गेटिंग द पेपर, मार्च के पेपर 22 मेरे पास मिसिंग आ रहा था। मार्च का पेपर है 2022 और पेपर है 42। इसमें तो लगता है सवाल ही नहीं है, या है तो वो बहुत कंबाइंड हुआ है। हाँ इसमें ना अहमद, सारे सवाल तो यहाँ कोई नहीं कर सकता, सवाल इतने ज्यादा हैं। आप सिर्फ ये देखो ना, ये जो पेपर मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं, इसमें 12 क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन अभी सामने आ गया। तो 12 क्वेश्चन है कोई 2 घंटे के अंदर।
देख लेते हैं जो जून 2022 पेपर है 41, ये वाला पेपर चेक कर लेते हैं। A sphere of mass 1.6 into 10 is to power minus 10 kg has a charge of plus 0.27 nanocoulomb. The sphere is in a uniform electric field that acts vertically upward as shown in the side view in figure 2.1. देखो डायग्राम पूरा, सवाल गौर से पढ़ लो। आगे पढ़ो। द फोर्स exerted on the sphere by the electric field causes the sphere to remain at a fixed vertical height in a horizontal plane. ऐसा कैसे हो रहा है? चार्ज है पॉजिटिव, स्फीयर पे प्लस है, ये प्लस होता है पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड में एरो पे, और ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि जो स्फीयर है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ऊपर की तरफ उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आएगी। ठीक है। देयर इज a uniform magnetic field in the region of the electric field. The sphere moves at a speed of 0.78 meter per second in the horizontal plane. The magnetic field causes a sphere to move in a circular path of radius 3.4 as shown in the view from above. इलेक्ट्रिक फील्ड चालाकी करके अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ पेज दे रहा है। इसने अच्छा सवाल बनाया, चैलेंजिंग। आमतौर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इसमें व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से टॉप से देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही है। ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बताई उसने। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई ये करो जरा। 41 मैंने इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी खोल ली है ताकि वो, चूंकि लेटेस्ट काफी नया पेपर है तो उसकी डिस्कशन आसान हो जाएगी। अब ये सवाल जरा गौर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ तो एरो बना दिया था। जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सस्पेंडेड है क्योंकि उसका जो वेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स से बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तो नेग्लेक्ट कर दें फिलहाल के लिए ना, क्योंकि रोटेशन तो मैग्नेटिक फील्ड करवा रही है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैं वेलोसिटी का एरो बनाता हूं और आप लोग उससे जरा देखकर गेस करिएगा
मैं यहाँ एरो बना देता हूँ, ये वेलोसिटी का एरो, एरो भी काफी ज्यादा थिक हो गया। मैं ये करता हूँ कि यहाँ, हाँ ये एरो बना दिया, अब ये सही है। नहीं, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, नहीं सॉरी अभी के वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर हों। अलबत्ता आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाने का तो पता ही है, वो लगवाना चाह रहे हैं, उसके दिल में है कि आप लगाएंगे। तो ये है वेलोसिटी का एरो। अब तुम्हें तुम्हें डायरेक्शन तो पता है, तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन भी पता है। फोर्स में दिखा देता हूं, ऐसे लग रही होगी, ये फोर्स है। अब तुम्हें फोर्स और ये है कौन से पार्टिकल, ये ख्याल रखिएगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल है। जिस तरफ पॉजिटिव पार्टिकल जा रहा होता है वही डायरेक्शन करंट की होती है। फोर्स और करंट बन गए। अब तुम लोग मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। कहता है कैंडिडेट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द करेक्ट डायरेक्शन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. Some candidates wrote into the page but needed to say that this was for figure 2.2 as it was correct, as it was incorrect for figure 2.1. The expected answer of downward was relative to the ground and therefore correct for both diagram. अब तुम लोग अपना लेफ्ट हैंड लगाओ। उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये व्यू फ्रॉम द टॉप है। ये वाला हाँ अहमद, आपने आंसर दिया है ना, बाकी लोग अपना लेफ्ट हैंड नहीं रख रहे। देखो लेफ्ट हैंड ऐसे रखना कि तुम्हारी जो करंट, तुम्हारी जो वो जो फील्ड है ना, करंट वाली उंगली जो है, जो करंट वाली फिंगर है वो छत की तरफ हो, थंब तुम्हारा लेफ्ट की तरफ हो, तो तुम आराम से फिगर आउट कर लोगे। असल में वो डाउनवर्ड इस तरह कह रहा है अहमद कि अगर तुम डायग्राम पे, मैंने ग्रीन में अंडरलाइन किया ना, तो अगर तुम ये समझ जाओ तो वो असल में ये कह रहा है कि देखो ये जुमला पढ़ो ना, व्यू फ्रॉम द टॉप, व्यू फ्रॉम अबव। अगर तुम ऊपर से देख रहे हो और कोई चीज इन द पेज है, तो इन द पेज का इस वक्त मतलब हुआ, इस वक्त इन द पेज का मतलब क्या होगा, इस वक्त इन द पेज का मतलब होगा सिंपली डाउनवर्ड। तो इन द पेज करो, वो कह रहे हैं इन द पेज गलत आंसर नहीं है, लेकिन उसके साथ इस फिगर का जरूर रेफरेंस दो। बाकी किसी ने भी आंसर नहीं दिया। दूसरे जो बच्चे हैं, अबीर आंसर देना चाहिए था। तो इन द पेज कर लो या डाउनवर्ड कर लो। एक्सप्लेन व्हाई द मोशन ऑफ द स्फीयर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सर्कुलर। अब ये जो सवाल है ना, ये मेमोरी है, कई मरतबा आ चुका है, इसको आप जब भी देखेंगे
वो एक फिक्स लॉजिक होती है. Many responses gain at least partial credit here as can you realize that the magnetic force provided the centripetal force. कह रहे हर आम बच्चा यहाँ तक तो पहुंच जाता है. A significant proportion of those also included the fact that the magnetic field is perpendicular to velocity. ठीक है. The weakest candidates refer to the electric force. ये तो बिल्कुल ही गलत बात है. इलेक्ट्रिक फोर्स का इसमें कोई रोल नहीं है. तो जो वेलोसिटी होती है ना, मोशन की डायरेक्शन है. और ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट की डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होती है. तो इसका जवाब क्या होगा? तो आप आंसर वही लिखोगे जो इसका मेमोरी आंसर है. मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the direction of linear velocity. The resulting force is centripetal in nature. चलो, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये कैसे होगा? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारे पास कोई डेटा है कहीं पर? अच्छा, ये स्पीड दी हुई है. और v इज इक्वल टू ई अपॉन बी लगाऊं. मास तो दिया हुआ है, न्यूटन कूलम दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास b की वैल्यू है क्या? b की वैल्यू तो नजर नहीं आ रही, वो निकालनी है. फिर आपके हिसाब से मैं ये लगा लूं v इज इक्वल टू E upon B, B is equal to E upon V. एक सजेशन ये है. दूसरा, इनके पास वो ज्यादा लॉजिकल लग रही है. Q अपॉन M इज इक्वल टू V अपॉन बी आर, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से भी रिलेट कर रही है. MV अपॉन QR. हाँ, क्योंकि देखो इसमें एक मसला है. ये जो फॉर्मूला है ना, ये वहां लगता है जहां बीम सीधी हो जाए. यहाँ तो बीम सर्कल में मुड़ गई ना. यहाँ तो बीम सीधी नहीं हुई. यहाँ तो बीम हैज गॉन इन अ सर्कुलर पाथ. तो यहाँ तो ये सूट नहीं कर रहा. चलो, अब इसमें ये कर लेते हैं, इसको ट्राई कर लो. डेटा उठाते जाओ. तुम लोग यहाँ से पहले डेटा उठा लो. ये m की वैल्यू है नैनो कूलम में, ये q की वैल्यू है, और ये जो है वो v की वैल्यू है, और ये वाली जो है वो r की वैल्यू है. अब सारा डेटा उठा लो और पुट करके सॉल्व कर दो.
हाँ, ये भी जेन्युइन पॉइंट है जो हम लोग कर रहे हैं। अब या तो ये अगले पार्ट का मसला है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई और फॉर्मूला लगा लें यहाँ वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता था हमारे पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, ई इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू। ये कर लो। हाँ, मैंने वो अभी वही स्क्रीन पे लिखा है ना, तो ये लगा लो। डेटा वही रहेगा, डेटा वही रहेगा, इसको रखकर ये लगा लो। पहले ई निकाल लेते हैं, और वो जो हमने वर्किंग कर दी है ना ये वाली, इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं। तुम लोगों ने अगर कर ली होगी तो आंसर मैच करवा सकते हो। यहाँ पर पहले पार्ट में ये वाली वर्किंग कर लेते हैं। फाइव पॉइंट एट न्यूटन पर मीटर, ये कौन सी यूनिट? कूलम। मॉडल मॉडल थ्री का क्या मतलब? 0.135। हाँ, 0.135 जो है वो मसला होगा, क्योंकि उसने बोला है 0.14, तो उसने या तो राउंड किया होगा, फिर उसने फिर आंसर अपना राउंड कर दिया होगा। अगर तुम्हारा 0.135 आ रहा है तो ठीक है, ये वाली पूरी वर्किंग यूज हो जाएगी। ये बता रहे हैं अहमद के 0.135 टेस्ला है। चलो ठीक है, ये हो गया 0.135, इसमें क्वेश्चन पूरा हो गया। चलो फिर आज का काम इतना ही रख लेते हैं। हमने आज बेसिकली सिर्फ दो ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था वो मार्च का हमें मिला नहीं, उसमें कुछ टाइम वेस्ट हो गया। लेट्स डू इट अप टू हियर, और हम इसको इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।